नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि में स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श के प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि स्त्री विमर्श में किस प्रकार जो स्त्रियां हैं उनकी दयनीय स्थिति पर, उनके विचारों पर चिंतन किया गया और स्त्री विमर्श का ऐतिहासिक विकास, मताधिकार के लिए संघर्ष के किस प्रकार स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उन सभी का अध्ययन करेंगे। और स्त्रियों के उसके विकास का जो दूसरा चरण है उसका भी हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार स्त्री विमर्श आया और स्त्री विमर्श क्या कहलाता है। नारीवाद वह विचारधारा या आंदोलन है जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही भारतीय और पश्चिमी सभी सभ्यताओं व सभी धर्मों में नारियां भेदभाव की शिकार रहीं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में भारतीय संस्कृति हो या सभ्यता हो या पाश्चात्य संस्कृति या सभ्यता हो, उन सभी में नारियां क्या है, भेदभाव का शिकार रहीं। उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहीं। नारी मुक्ति का विचार 18वीं शताब्दी में उभरना शुरू हुआ। यानी नारियों के विकास के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो विचार आया वो 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान उदारवादियों ने समानता, स्वतंत्रता व न्याय व बंधुत्व की आवाज उठाई। यानी अमेरिका व फ्रांस में क्या है, जो क्रांतियां हुई उस दौरान क्या हुआ, समानता, स्वतंत्रता व न्याय की आवाज उठाई। स्त्रियों के ऐतिहासिक विकास का जो पहला चरण है उसका हम अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक विकास का जो पहला चरण है, नारीवाद का पहला चरण 1790 ईस्वी के आसपास शुरू होकर लगभग 1930 ईस्वी तक दिखाई पड़ता है। यानी नारीवाद यानी नारियों के उनको लेकर विचार जो आया वो 1790 से 1930 तक है। यह दौर पूरी तरह उदार नारीवाद का दौर रहा। इसकी शुरुआत फ्रांस व अमेरिका से हुई। सन 1790 ईस्वी के दशक में फ्रांस की रिपब्लिकन क्रांति के बाद महिलाओं के कई समूह बने जिन्होंने महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता देने की मांग की। यानी कई ऐसे समूह बन गए अमेरिका व फ्रांस की क्रांति के बाद जिनमें महिलाओं के लिए समानता, स्वतंत्रता देने की मांग की है। ऐसे ही एक समूह की अध्यक्षता थी मैरी गूज। इन्होंने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया, किंतु फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार भी नारी मुक्ति की इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकी। 1793 ईस्वी में मैरी गूंज को नारी के आदर्श गुण भूल जाने के अपराध में मृत्यु दंड दिया गया। यानी एक महिला आगे बढ़ी, उसका नाम मैरी गूंज था। अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उसने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग की। अपने लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए उसने आवाज़ उठाई और उसने एक प्रकाशित पत्र भी किया, महिला अधिकार घोषणा पत्र। यानी महिलाओं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को महिलाओं को प्रदान किए जाएं, महिलाओं को अधिकारों से वंचित न रखा जाए, नारी की मुक्ति की जाए। यानी उसको सिर्फ चार दीवारी में कैद न करके, मानसिक गुलामी न करवाकर उसे उसके विचारों को, उसकी विचारधारा को स्वतंत्र किया जाए, उसको स्वतंत्र किया जाए कि अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर सकती है। समाज में आवाज उठाई और 1793 ईस्वी में मैरी गूंज को नारी के आदर्श गुण भूल जाने, यानी कहा है नारी के जो आदर्श गुण हैं वो यही है कि वह घर में रहे, व्यक्ति अपनी आवाज़ न उठाए, पुरुष वर्ग की गुलामी करे और अपने संघर्ष करती रहे जीवन पर्यंत और अपने अधिकारों से वंचित रहे। तो इसलिए उसको क्या किया, मृत्युदंड दिया गया। इसी वर्ष एक अन्य लेखिका मैरी वॉल्टस्क्राफ्ट ने नारी अधिकारों का घोषणा पत्र अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन के नाम से प्रकाशित किया, जो नारीवाद चिंतन की आधारभूत पुस्तक मानी गई, क्योंकि इसमें नारियों व पुरुषों के भिन्न गुणों की व्याख्या को खारिज किया गया।
उसके बाद जब उसको मृत्युदंड देने के बाद एक और महिला समाज में सामने आई। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसमें पुरुष व महिलाओं के भिन्न गुणों की व्याख्या की है। गुणों को व्याख्या को खारिज किया गया, यानी क्या है, पुरुष अलग वर्ग है, महिला ऐसे गुण नहीं है, उनको उसमें समाप्त किया गया। उत्तरी अमेरिका में मैरी ऑस्टिस ने भी इन मांगों को उठाया। सन 1848 ईस्वी में एलिजाबेथ कैंडिस स्टैंटन लुक्रेशिया आदि ने न्यूयॉर्क में नारी अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया। मताधिकार के लिए संघर्ष। 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन अमेरिका में केंद्रित हो गया व दास प्रथा विरोधी आंदोलन से जुड़ गया। किंतु 1866 ईस्वी में जब अमेरिका में दासों को मुक्ति मिली तो सिर्फ पुरुष दासों को मताधिकार दिया गया, स्त्रियों को नहीं। यानी जब मुक्ति भी दी गई तो सिर्फ पुरुषों को दी गई, स्त्रियों को नहीं। यहाँ आकर स्पष्ट हो गया कि नारी आंदोलन किसी अन्य आंदोलन से जुड़कर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में ही चल सकता है। यानी भेदभाव किया गया, महिलाओं के साथ दास प्रथा से मुक्ति भी मिली तो सिर्फ पुरुषों को मिली, महिलाओं को नहीं मिली। तो और नारी विमर्श, स्त्री विमर्श की विचारधारा है और उसने और उग्र रूप ले लिया। सन 1860 ईस्वी में इंग्लैंड के बाद इंग्लैंड में महिलाओं का एक समूह तेजी से उभरा जिन्हें मताधिकारवादी या सफ्रेजिस्ट कहा गया। इनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें भी मताधिकार दिया जाए। उनका कहना था कि जितने अधिकार समाज में पुरुष वर्ग को प्राप्त हैं, उतने अधिकार महिलाओं को भी प्रदान किए जाएं। मोटे तौर पर 19वीं सदी में इसी मांग को उठाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका व यूरोप में यह आंदोलन चरम स्तर पर था। सन 1918 में ब्रिटेन में, 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नारी मताधिकार की शुरुआत हुई। 1910 से 1930 ईस्वी के बीच में अधिकांश देशों में महिलाओं की यह मांग मान ली गई और नारीवाद का पहला चरण यहीं समाप्त हो गया। भारत तथा ऐसे अन्य देशों में जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था, इस समय तक नारीवादी आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के एक अंग के रूप में ही चलता रहा। यानी क्या हुआ, विदेशों में तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, वहाँ पर तो क्या हुआ, विरोध हुआ, संघर्ष हुआ, उनके अधिकारों को मान लिया गया और उनकी विचारधारा वहाँ पर समाप्त हुई। अधिकार उनको मिलना प्रारंभ हो गए महिलाओं को। तो नारीवाद की जो एक लड़ाई थी वहाँ पर समाप्त हुई। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत में वो लड़ाई और आगे तक चली। सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला अधिकारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया। यानी इस लड़ाई भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त तक आई और उसके बाद ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई। 1920 के आसपास महिलाओं को मताधिकार तो मिल गया, किंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि वह तो मात्र औपचारिक यानी फॉर्मल समानता है, तात्विक नहीं। अधिकार तो दे दिए गए पर उन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए महिला फिर भी स्वतंत्र नहीं थी। यदि 4-5 वर्षों में एक बार मिलने वाले मताधिकार को छोड़ दें तो उनके वास्तविक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी जो मताधिकार वोट जो दिए जाते थे राजनीति में सरकार बनाने के लिए, उसके लिए सिर्फ महिलाओं को अधिकार दिया गया कि तुम वोट तो डाल सकती हो, पर अपने जीवन में उन्हें स्वतंत्रता की कोई अधिकार नहीं मिले। उनको स्वतंत्र रूप में अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए अपने वास्तविक जीवन में। सन 1960 ईस्वी के दशक में मार्टिन लूथर किंग ने नेतृत्व में जब अमेरिका में अश्वेतों की मुक्ति के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहाँ की महिलाओं ने भी तात्विक स्वतंत्रता की मांग उठाई। यहीं से नारीवाद का दूसरा चरण आरंभ हुआ। इस चरण की खास बात यह थी कि इससे पूर्व सिमोन द बोवार द सेकंड सेक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिख चुकी थी। उनकी पुस्तक का नाम है ये पुस्तक भी परीक्षाओं में इसके नाम पूछे जाते हैं। तो ये सिमोन की पुस्तक है जिसमें वास्तविक समानता की धारणा पर विस्तृत चिंतन किया गया था। यानी नारीवाद, स्त्री विमर्श यहीं से प्रारंभ हुआ कि स्त्रियों की स्थिति पर चिंतन, उनकी स्थिति पर विचार विमर्श करना, यही स्त्री विमर्श कहलाता है।
तो आज के सत्र में इतना ही। हम इसमें आगे तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार नारी की स्थिति में सुधार आया, कौन कौन से परिवर्तन हुए, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम अगले सत्र में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।